Hi, Kashif. Hi Dee. Hi, nice to. Hi. Hi. So, is Chitrak has Yes, I completed? have just invited Chitrak, and Great, I think he will be shortly joining the session. wonderful. Yeah, let's wait a minute Yes, until more people join, and then we can start. sure. Hi, Chitrak. Sorry, we are not able to see your. Yes, now we can see Yes. your. हाँ, Hi अभी देख रहे Chitrak. हैं हाँ. हाँ. हाय हाय। कैसे हो Hi. चित्रक? मैं तो ठीक ठाक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, बस एकदम ठीक चित्रक। हाँ हाँ। तो अभी हम लोग लाइव है. हाँ लेट्स वेट और कुछ एक दो मिनट वेट कर जाते हैं. हाँ या या दीदी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं थोड़ा, एक सेकेंड। हाँ, यस कोई बात नहीं चित्रक। यस. बट आप लाइव है चित्तौड़, सो वी कैन सी यू. आई मीन हम्म। योर लाइफ. या हाँ. ओके ओके। हाँ. डॉट जाटा দিয়ে দে, मतलब आवाज আসবে ना डॉट দিয়েছি। हाँ ठीक है अभी। हाँ. तो स्टार्ट करें चित्रक? हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। ओके। ठीक है. So basically, तो we are hosting this from One Wild India Collective, and today's talk is going to be about fishing cats. ये पश्चिम बंगाल का स्टेट एनिमल है और हम सभी का शायद प्रिय एक एनिमल है. आई लव कैट्स एंड सो फिशिंग कैट इज अ वेरी एनिग्मेटिक इंटरेस्टिंग स्पीशीज. और फिशिंग कैट के बारे में आज हमारे पास चित्रक प्रामाणिक है हावड़ा वेस्ट बंगाल से, और जो कई सालों से इस स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में जुटा हुआ है. और आज काशिफ फारूक भी है हमारे साथ. वो कश्मीर से है और दिस यंग कॉन्जर्वेशनिस्ट वहाँ पे हंगुल, एशियाटिक बेर और कश्मीर के जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. और ये दोनों ही बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे. और आज ये दोनों ही कॉन्वर्सेशन करेंगे जहाँ पे हम चित्रक हमें फिशिंग कैट के बारे में हमें बोलेंगे. सो लेट अस गेट टू नो द फिशिंग कैट एंड काशिफ, you will take the conversation forward now. So Kashif, please go ahead. थैंक यू दी। Yeah. या सो चित्रक, पहले तो आपका शुक्रिया। इट इज सच अ ग्रेट प्लेजर होस्टिंग यू इन दिस इंस्टाग्राम लाइव सेशन। तो पहले हम आपके बारे में जानेंगे कि आप कैसे वाइल्ड लाइफ में आए, खासकर फिशिंग कैट को आप कई सालों से बचाने का काम कर रहे हैं, तो कैसे आप इसमें आए? आए मतलब जब मैं छोटा था तो तभी से मैं हमारा जो आसपास की जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, जो चिड़िया है, जंगली जीव है, तो उनको तो छोटा से ही मैं उसको प्यार करता था। तो तभी मुझे फिशिंग कैट के बारे में जो पता चला, तो उसको पता चला तो जब मतलब मैं जब क्लास 9 या 10 में था, तो उस वक्त हमको देखने को मिला कि हमारे गांव में थोड़ा ये फिशिंग कैट को लेकर, जिसको हम बंगाली में बाघरोल और मेछो बिड़ाल इसको कहते हैं, तो उनको लेकर कुछ र्यूमर्स स्प्रेड होता था हमारे जो गांव में। तो तभी मुझको फिशिंग कैट के बारे में पता चला। और उसके उससे पहले तो हमारे जो गांव में हैं, तो उससे पहले तो हम मेरा जो गांव में मतलब वो फिशिंग कैट मेछो बिड़ाल को लेकर बहुत सारे बातचीत भी होता था कि रात के अंधेरे में एक जंगली बिल्ली जो आते हैं तालाब के पास या फिर जो वेटलैंड आर्द्र भूमि जो है उनके पास, और वो मछली को उनका प्राइमरी फूड जो है वो मछली है। तो इसीलिए तो तभी मुझको पहले ये इसके बारे में पता चला। और ये जो कॉन्जर्वेशन में जो काम हम लोग करते हैं, तो इनमें हम आए जब छोटा था मैं, तो तभी हमारे दादाजी को, मेरे पिताजी को देखता था कि गांव के अंदर से छोटे छोटे जो कछुआ है, टाटिल्स है, तो उनको वो रेस्क्यू करके लेकर आते हैं। और उनको हम मेरे पिताजी के साथ वो नदी में हम छोड़ देते थे।
तो उससे मेरा ये जंगली जीवों के ऊपर जो प्यार, जो इनको जो रक्षा करना है, तो ये मेरे फैमिली से ही मुझको आया। और फिशिंग कैट के बारे में मुझको पता चला कि जब मैं, एक सेकेंड काशी। हाँ श्योर। असल में इधर थोड़ा कैओस हो हाँ रहा था तो नो इसीलिए, हाँ, प्रॉब्लम। सॉरी। तो ये जो, मतलब ये जो फिशिंग कैट जो है, इसके बारे में मुझे उस टाइम में ही पता चला। तो उसी समय से मैं ये कंजर्वेशन के ऊपर जो काम हम लोग, मतलब जब दिन और आगे बढ़े तो हमारा टीम, हमारा काम का जो परिसर है, ये भी और बढ़ने लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको इतनी छोटी सी एज में आपकी इतनी क्यूरियोसिटी थी फिशिंग कैट को लेके, जो आपको अभी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिशिंग कैट के लिए। तो आप हमें बता सकते हैं कि फिशिंग कैट होती क्या है, कहाँ पे मिलती है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं? इसके बारे में आप हमें थोड़ा हाँ बताइए। हाँ, जरूर जरूर। असल में फिशिंग कैट जो है, हमारे दुनिया में जितने भी सारे जो वाइल्ड कैट्स या फिर जो जंगली बिल्ली जो मिलते हैं, तो ये दुनिया के अंदर जितने सारे जंगली बिल्ली मिलते हैं, उनमें से एक है फिशिंग कैट। तो जिसका हमारा साइंटिफिक नेम है प्रायोनेलरस विवरिनस। तो ये फिशिंग कैट जो होते हैं, ये मेनली हमारा वेटलैंड्स, हमारा जो स्वाम्प लैंड्स, ग्रास लैंड्स, इसके अंदर भी रहते हैं। पर फिशिंग कैट का जो प्राइमरी हैबिटेट है, ये है वेटलैंड्स। वेटलैंड की जो आजू बाजू में जो, मतलब जो पेड़ पौधा जो होते हैं, या फिर थोड़ा ऊंचा सा कोई जगह होता है, तो उसमें फिशिंग कैट ज्यादा रहते हैं। और फिशिंग कैट जो है, ये मतलब पूरा का पूरा ही, मतलब हमारा जो पानी है, जो वेटलैंड्स है, इसके ऊपर ही ये निर्भर है। क्योंकि फिशिंग कैट जो है, मतलब इसका अगर आप एनाटोमी करें, तो फिशिंग कैट होते हैं, जो मेल फिशिंग कैट होते हैं, वो करीब 15-17 किलो तक उनका जो वजन, वेट, ये इतना तक होते हैं। और फीमेल जो फिशिंग कैट है, जो मादा फिशिंग कैट, उसका वेट है करीब 10 या 11, इतना वेट तक उसका वेट जाते हैं। तो ये फिशिंग कैट जो है, मतलब हम जानते हैं कि हमारे जो घर के जो बिल्ली है, ये, इसको अगर हम देखें कि ये पानी को ज्यादा पसंद नहीं करता। मतलब अगर आप उनके ऊपर थोड़ा पानी ये ऐसे दे दोगे, तो वो पानी में नहाता भी ज्यादा नहीं, और पानी इसको ज्यादा पसंद नहीं है। और हम देखे हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है, या फिर लेपर्ड भी है, वो स्विमर है। मतलब वो एक, मतलब अगर आप हमारे बंगाल के सुंदरबन में देखे, या फिर कोई और जंगल पर, रॉयल बंगाल टाइगर पानी में वो स्विम करके जाते हैं। पर अगर आप देखेंगे कि कोई भी जंगली बिल्ली पानी में कूदकर कोई, मतलब हंट नहीं करते, कोई शिकार नहीं करते। पर फिशिंग कैट हमारे इधर एकमात्र जंगली बिल्ली है, जो पूरा तालाब हो या वेटलैंड्स हो या फिर कोई नदी हो, तो उसमें वो कूदकर पूरा फिश को, मतलब मछली को वो पकड़ते हैं। तो ऐसा उनका बिहेवियर होते हैं। और इनका जो बॉडी का जो कोटिंग भी है, ये भी पूरा, मतलब इसमें भी पानी ज्यादा नहीं उनमें लग दे। मतलब इसका जो फार है, उसमें भी पानी ज्यादा नहीं लगा रहता है। मतलब अगर वो कोई भी तालाब पर, कोई भी नदी पर अगर वो कूदकर वो, मतलब मछली को अगर हंट करते हैं, तो उसके बाद उसका शरीर भी ज्यादा से ज्यादा कुछ ही टाइम में वो ड्राई कर लेते हैं। और फिशिंग कैट जो है, ये पानी को बहुत पसंद करते हैं। मतलब वो रात में निकलते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं बोला ही नहीं, कि फिशिंग कैट जो है, ये दिन में घूमते हैं। पर मेनली फिशिंग कैट एक नॉकटर्नल वाइल्ड कैट है। मतलब ये रात अच्छा, को ही ज्यादा बाहर निकलते हैं। तो बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई एग्जैक्ट फिशिंग कैट की, जो इसको डिफरेंशिएट करती है अलग कैट से। लेकिन अगर एग्जैक्टली। एक आम आदमी एक फिशिंग कैट देखे, जैसे मान लीजिए वो वेटलैंड गया और उसने एक फिशिंग कैट देख ली, तो वो उस फिशिंग कैट को बाकी, चाहे डोमेस्टिक कैट हो या बाकी वाइल्ड कैट जैसे मिलती है, जंगल कैट मिलती है, लेपर्ड कैट मिलती है,
तो ये वाली स्पेसिफिकली ये वाली कैट उनसे कैसे अलग होगी, उनसे कैसे डिफरेंशिएट होगी? उनसे कैसे अलग होगी मतलब जंगल कैट जो है, जंगल कैट होते हैं फिशिंग कैट से थोड़ा छोटा सा होते हैं। और फिशिंग कैट का जो बॉडी का जो कलर है वो ग्रे कलर का होते हैं, और उसमें मार्क होते हैं ये काला सा, तो, वो हम लेपर्ड, इसीलिए गांव के अंदर फिशिंग कैट को कभी कभी लेपर्ड भी लोग मतलब उनको मतलब बोल देते हैं कि हमको लेपर्ड देखने को मिला, या फिर लेपर्ड को हमारे बंगाल में चीताबाग बोलते हैं, तो वो बोल देते हैं कि लेपर्ड हमको देखने को मिला, तो ऐसे बोलते हैं। और फिशिंग कैट का जो है ये शेर के ऊपर ये थ्री मतलब एक स्ट्राइप कलर का एक मार्क होते हैं, और बॉडी में उनका छोटा छोटा ऐसे ब्लैक स्पॉट मार्क होते हैं, और वो ग्रे कलर का होते हैं। और फिशिंग कैट के तरह ही कुछ एक और भी बिल्ली है रास्टी स्पॉटेड कैट, वो दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट है। पर रास्टी स्पॉटेड कैट एकदम छोटा है, पर फिशिंग कैट उससे थोड़ा बड़ा। मैंने बोला कि फिशिंग कैट का वेट, मेल का वेट होते हैं 15-17 किलो तक, और फीमेल का जो वेट होते हैं 10 किलो 11 किलो इतने तक होते हैं। और फिशिंग कैट को अगर आप देखेंगे तो उनका ये शेर के ऊपर एक 3 उंगली के जैसा एक मार्क होते हैं, और उनका बॉडी में ऐसे ब्लैक स्पॉट मार्क होते हैं। तो अगर वो देखेगा तो पहले ही, और फिशिंग कैट या फिर जो फिशिंग कैट को आप ज्यादा से ज्यादा ये वेटलैंड, स्वैम्प लैंड, मैनग्रोव फॉरेस्ट, आप किसी तालाब के पास और नदी के पास इसको ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि फिशिंग कैट उनका प्राइमरी जो फूड है वो मछली है, और इससे भी ज्यादा वो और भी कुछ खाते हैं, पर मछली उनका मेन फूड है। तो बहुत ही आपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताए इसके, हाँ। जो इसको डिफरेंशिएट करेगी बाकी बिल्लियों से, बाकी कैट से। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको सवाल करना चाहूंगा अवेयरनेस के मुतालिक। जैसे कश्मीर में यहाँ पे हांगुल मिलता है, ठीक है, हांगुल एक रेड डियर स्पीशीज है जो खाली कश्मीर में मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा है, जैसे मान लीजिए किसी ने हांगुल देख लिया यहाँ पे, उसको वो हांगुल ही बोलेगा। अब वो दिल्ली चला गया, यूपी चला गया, वहां पे उसने एक स्पॉटेड डेयर, एक चीतल देख लिया, तो वो उसको भी हांगुल ही बोलेगा। यानी कि एक आम आदमी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है हांगुल और स्पॉटेड डेयर में। क्या वहां पे भी ऐसा ही होता है कि उन्होंने एक, जैसे मान लीजिए लेपर्ड कैट देख ली तो उसको एक हाँ हाँ डोमेस्टिक हाँ कैट हाँ समझ लिया? तो एक हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी, तो क्या वहां पे भी ऐसा ही होता है? मतलब एक हाँ हाँ वाइट हाँ स्पीशीज देखी तो समझ लिया कि नॉर्मल सी कोई हाँ स्पीशीज है? हाँ हाँ हाँ। ये मतलब ये गांव के जो लोग होते हैं इनको तो ज्यादा उसका जो स्पीसीज के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता। और फिशिंग कैट या फिर बंगाल में जिसको बाघरोल और मेछो बिड़ाल जिसको कहते हैं, तो ये बाघरोल और मेछो बिड़ाल जो है, तो इनको अगर गांव के लोग जहां पर ये रहते हैं, तो इनको इसके बारे में गांव के लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक बाघरोल और मेछो बिड़ाल रहता है। पर अगर आप वहां पर कोई एक नॉर्मल गांव के लोग से अगर आप पूछेंगे तो ये कभी कभी उनको भी मिला देते हैं कि जंगल कैट को भी देखकर ये भी बोलते हैं कि हम लोग फिशिंग कैट देखे। कि कोई अगर मतलब वो ओटार ओटार जो होते हैं उनकी मतलब ओटार से भी इनको मिसकॉन्सेप्शन कर लेते हैं कि ओटार देख लिया तो बोला कि भाई वो तो फिशिंग कैट है। पर ये तो थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन उनके भी होते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा हमारे जो गांव के जो जहां पर फिशिंग कैट रहते हैं वहां के लोग जानते हैं कि भाई ये बाघरोली है, पर या फिर ये फिशिंग कैट है। पर अगर जहां पर फिशिंग कैट नहीं रहता है, मतलब कॉमनली नॉट सीन, जहां पर रेगुलर बेसिस इनको देखने को नहीं मिलता, तो वहां का लोग अगर इसको देख लेगा तो अगर वो मतलब करीब सोचिए कि बंगाल पर वो फिशिंग कैट को देख लिया और वो चला गया हमारा जो उड़ीसा या फिर झारखंड, तो वहां पर वो राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट देख लिया, तो वो उनको मिसकॉन्सेप्शन कर लेते हैं कि ये भी फिशिंग कैट है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर भी है थोड़ा। हाँ, तो यहाँ वहां पे भी ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि ये हाँ। कंजर्वेशन में किसी हद तक थोड़ा एक लिमिटेशन बन सकता है, क्योंकि इंसान को
एक मान लीजिए कोई थ्रेटेंड स्पीशीज है, उसको डोमेस्टिक समझ लिया, तो आप क्योंकि कॉन्जर्वेशनिस्ट को एट लास्ट लोगों को समझाना पड़ता है उस स्पीशीज के बारे में। एग्जैक्टली। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे हम आपका मतलब जानना चाहेंगे कि जब आपने सबसे पहले फिशिंग कैट को देखा था, तो आपका क्या रिएक्शन था और कैसे आपको, क्योंकि एक एक्साइटिंग चीज होगा आपके लिए एक फिशिंग कैट को पहली बार देखना, क्योंकि आपने हाँ, बोला कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ उसके बारे में, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? तो असल में मेरा जो पहला फिशिंग कैट मतलब मैं नेचर में फिशिंग कैट पहले देखा, मरा हुआ फिशिंग कैट मतलब डेड अच्छा। फिशिंग कैट। तो ये मेरे लिए एक बहुत सा मतलब एक दुखदार स्टोरी था, क्योंकि मैं छोटे से ही मतलब जब छोटा था तो मुझे ये फिशिंग कैट के बारे में बहुत सारे बातचीत मुझे सुनने को मिला था कि अ, हमारा यहाँ फिशिंग कैट रहता है जिसको लोग मेछो बिड़ाल या फिर बागरोल बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ मिलता है, पर हमको कभी नेचर में फिशिंग कैट नहीं देखने को मिला, क्योंकि फिशिंग कैट जो बाहर निकलते हैं ये रात को ही निकलते हैं। और मैं जब फिशिंग कैट जब मुझको देखने को मिला, वो था मैं क्लास 9 या 10 में जब मैं पढ़ता था। मतलब आज से करीब वो 2012-13 की जो पीरियड था, वहां पर मुझे फिशिंग कैट पूरा नेचर में देखने को मिला। तो वहां पर मेरे जो मामा जी का जो घर है, हमारे घर से थोड़ा दूर है उनका घर, वहां वो भी एक वेटलैंड्स की बाजू में ही हमारे मामा का घर है। तो वहां पर मैं गया था। तो वहां पर एग्जाम खत्म होने के बाद, तो वहां पर मुझे गांव में एक र्यूमर स्प्रेड हुआ था कि वहां पर एक मतलब एक अफवाह, वो मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन वहां पर था कि भाई हमारे यहाँ टाइगर बाहर निकाल के आया है या लेपर्ड। तो वहां पर लेपर्ड उनको शायद कुछ अटैक वैटैक भी कर रहा है। तो ये एक ऐसा र्यूमर स्प्रेड हुआ था। तो गांव का जो लोग है वो शाम की समय के बाद मतलब जब अंधेरा नामता था, तो वो तब घर में घुस जाते थे और कहीं भी अकेले नहीं जाते। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर तो फॉरेस्ट लैंड भी नहीं है, तो यहाँ पर टाइगर या फिर लेपर्ड कैसे आएगा। तो मैंने और भी डिटेल से पूछा गांव गांव के अंदर, तो उसने बोला कि यहाँ पर एक जंगली बिल्ली रहते हैं, तो वो लेपर्ड की तरह उनको वो दिखता है, और उनका बॉडी पर भी मार्क्स है, ये काला सा स्पॉटेड मार्क है और ये लेपर्ड है। तो मैं तब हमारा छोटा सा फोन था, तो मैं वो बागरोल या फिर वो बाघ जो है, मतलब टाइगर के नाम से तो बाघ, तो वैसे ही बागरोल तो बाघ है उनके, तो मैं वो आकर उनके बारे में पढ़ा, मेरे दादाजी से पूछा। तो उसने बोला कि नहीं, ये टाइगर भी नहीं है, लेपर्ड भी नहीं है, ये मतलब हमारे जो स्टेट एनिमल, मेरे दादाजी ही बोला कि ये तो हमारे राज्य पशु भी घोषणा इनके बारे में हो गया, तो ये हमारे स्टेट एनिमल है, और ये बहुत नाजुक सा एक बिल्ली है जो मतलब हमारे जो मनुष्यों को भी मतलब हम लोगों के हम लोग से वो डरता है, तो वो हमारे सामने नहीं आता। तो मैंने सोचा भाई इसको लेकर कैसा र्यूमर्स। तो उस घटना के 7-8 दिन बाद हमारे गांव में एक शोर मच गया था कि गांव के एक लोग जो है, तो वो एक फिशिंग कैट को, मुझे ये भी मतलब मेरे दिमाग में है कि वो एक मेल फिशिंग कैट था, तो उनको मार के वो एक रोड के साइड पे उसको लटका के रखा था। तो तभी मुझे वो पहली बार मैं गया था, तो मैंने देखा कि ये तो टाइगर नहीं है, ये एक छोटा सा हमारे घर में जो बिल्ली है उससे थोड़ा बड़ा है। तो एक मेल फिशिंग कैट मुझे देखने को मिला, और पैथेटिक वो घटना था, उसको मार के ऐसे लटका के रखा था। तो तभी मुझे और भी बहुत मुझे खराब लगा कि मैं घर में आकर इसके बारे में और भी पढ़ा, और भी इनके बारे में डिटेल्ड मैंने स्टडी किया, और मैंने देखा कि ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हाईएस्ट इसको कंजर्वेशन स्टेटस दिया है, इसको शेड्यूल 1 दिया है, ये रेड लिस्ट बुक में एक भालनरेबल स्पीसीज भी है आईयूसीएन में। और ये जो है ये हमारे पश्चिम बंगाल का राज्य पशु या फिर स्टेट एनिमल है। पर इनके कंजर्वेशन के ऊपर मतलब
उसको जो मारा भी है, मतलब फॉरेस्ट भी आकर किसी को अरेस्ट भी नहीं किया और किसी को भी कुछ नहीं बोला। वो मरा है तो ठीक है भाई, उनको डर के माहौल में हमने मार दिया। तो उसी समय से मुझे फिशिंग कैट के बारे में और भी जानकारी मिलता था, मैं पढ़ता था। और कुछ साल और भी बीते, मैंने देखा कि रोड्स में वो एक्सीडेंट होकर पड़ा रहता था जब रात को निकलता था। और मैं पहली बार फिशिंग कैट को एकदम नेचर में देखा, वो भी 10 साल आगे। तो मुझे उसको देखने को मिला कि हमारे ये घर के कुछ दूर ही एक छोटा सा नदी के एक बांध है। तो वहां पर थोड़ा फॉरेस्ट वगैरह भी है। तो वहां पर मैं जब एक शाम, मतलब अंधेरे के समय पर मैं जब बाइक को लेकर जा रहा था, तो तभी मुझे देखने को मिला कि एक फिशिंग कैट रोड के इस तरफ से पैदल चल के इस तरफ आया। तो मैंने वहां पर खड़ा हुआ बाइक को लेकर, और मेरा मोबाइल का फ्लैश भी उनके ऊपर मारा, तो देखा कि वो एक फिशिंग कैट है और वो मुझे घूर घूम कर देख रहा था, फिर वो लौट कर चला गया। और भी एक बार फिशिंग कैट देखने को मिला कि गांव के अंदर मेरे एक छोटा भाई है, तो उसने बोला कि फिशिंग कैट उनके तालाब में आता है, मतलब रात को निकलते हैं आते हैं, तो तुम एक दिन आ जाओ। तो मैं उनके तालाब के पास, हम दोनों टॉर्च लेकर बैठा हुआ था। तो करीब 9-10 बजे रात को देखा कि वो फिशिंग कैट आया और तालाब के बाजू में वो वेट कर रहा था उनका फिशिंग, मतलब हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए। तो ये 2 टाइम था जब मैंने फिशिंग कैट को एकदम रॉ नेचर में, आज से 10-11 साल पहले उसको देखा था एकदम नेचर में। बहुत ही मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट चीज हाँ है कि एक स्पीशीज को गलत समझ के उसके बारे में मिसकंसेप्शन रख के वो स्पीशीज की जान ले ली। और मैं कहूँगा कि मोर और लेस हमारी स्टोरी एक जैसी भी है, क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस फिशिंग कैट का जो था वो एक डेड फिशिंग कैट थी, और मेरा एक्सपीरियंस जो हांगुल के साथ सबसे पहला था वो भी एक डेड हांगुल था। और ये खैर अलग स्टोरी है। तो आपने बोला कि गांव वालों ने कैसे उस फिशिंग कैट को मारा था, तो ये एक थ्रेट हुआ कि जो स्पीशीज फेस कर रही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। इसके अलावा जो ये फिशिंग कैट है, कौन से थ्रेट्स अभी फेस कर रही है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन पे असर पड़ सकता है? हाँ, फिशिंग कैट का पॉपुलेशन लास्ट 10 इयर्स, जब से मैं ये कंजर्वेशन के काम कर रहा हूँ, तो ये लास्ट 10 इयर्स में मैंने देखा कि फिशिंग कैट की जो सिचुएशन है अभी बहुत खराब है। क्योंकि फिशिंग कैट जो होते हैं हमारे पूरे जो देश में, हमारे पूरे ये इंडिया में भी, ये मतलब सिर्फ ये वेस्ट बंगाल पर नहीं मिलते, ये हमारे बाजू में उड़ीसा, वो आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी फिशिंग कैट मिलता है। और हमारे जो हमारे पास की जो एक कंट्री है बांग्लादेश, यहाँ पर भी फिशिंग कैट बहुत मिलता है। तो फिशिंग कैट का जो प्राइमरी थ्रेट मुझे लगा, पहला तो है वेटलैंड्स को मतलब नष्ट हो जाना। मतलब इतने वेटलैंड्स जो फिलिंग हो रहा है, वेटलैंड्स को जो भरकर जो बिल्डिंग फैक्ट्रीज जो हो रहा है, ये तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इसका एक बहुत थ्रेट है। और वो फिशिंग कैट तो सिर्फ वेटलैंड्स के अंदर ही नहीं रहते, वेटलैंड्स जो नष्ट हो रहा है इनके, ये तो पहला और मुख्य कारण है कि इनका हैबिटेट पूरा नष्ट हो रहा है। उसके अलावा फिशिंग कैट जो नदी के बाजू में जो छोटा छोटा जो जंगल, छोटा छोटा जो जंगल होता है, वहां पर भी फिशिंग कैट रहता है। और वहां पर हमको देखने को मिला कि नदी के बाजू में रिसोर्ट हो रहा है, नदी के बाजू में फैक्ट्री हो रहा है, इनके लिए भी इनका पॉपुलेशन नष्ट हो रहा है। और तीसरा जो पहल और भी मुख्य कारण है कि रोड एक्सीडेंट, हमने देखा कि पिछले 3 सालों में करीब 70 से भी ज्यादा फिशिंग कैट सिर्फ 1 और 2 जिले में रोड एक्सीडेंट से ही मर गया। मतलब जो प्रॉब्लम होते हैं, मतलब फिशिंग कैट का जो नेचुरल जो बिहेवियर, वो नॉकटर्नल होते हैं, वो रात को बाहर निकलते हैं। और उनका जो कॉरिडोर होते हैं, मतलब जो मतलब पिछले करीब 50-100 साल से एक वेटलैंड्स हैं, तो उन वेटलैंड्स की ऊपर से ही रोड जा रहा है। और जब दिन आगे जो दिन आ रहा है, तो उनमें
रोड्स जो है वो और भी एक्सपांड हो रहा है। इसीलिए फिशिंग कैट जब रात को वेटलैंड से निकलकर एक जगह से और एक जगह जा रहा है, तो वो रोड एक्सपांड होने की वजह से बहुत सारे हाई स्पीड कार भी वहां से निकलते हैं, तो वो कार में वो धक्का लगकर वो मर रहा है। और ये बहुत ज्यादा, मतलब मैंने तो बोला, हमारे पास डेटा भी है कि पिछले 3 सालों में करीब 70 से भी ज्यादा फिशिंग कैट मतलब वो रोड एक्सीडेंट से मर गया। और भी थ्रेट्स है, वो अभी कम है, पर मैंने जो पहले ही बोला कि मेरे फिशिंग कैट देखने का जो पहला एक्सपीरियंस, ये भी और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर अभी ये बहुत कम हो रहा है। जो प्रॉब्लम्स है कि फिशिंग कैट की जो यूनिक मार्क्स उनके जो बॉडी पर, तो इसको देखकर मतलब लोग इसको टाइगर समझते हैं और इसको मार देते हैं। तो ये तो एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन था। और एक प्रॉब्लम था कि पहले जो था हमारे यहाँ और भी आगे जो जगह है वेटलैंड्स है, यहाँ पर फिशिंग कैट को उनके नेचुरली फिश और मछली उनको मिलता था, तो ये उनसे उसका हंट करके फिश को खा जाता था। पर वेटलैंड्स जो नष्ट हो रहा है, इसीलिए फिशिंग कैट का जो नेचुरल जो खाना ये कम हो रहा है। इसीलिए फिशिंग कैट वो वेटलैंड्स जंगल को छोड़कर गांव के अंदर आ रहा है और लाइव स्टॉक को भी उठा रहा है। और जब ये लाइव स्टॉक उठा रहा है तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो रहा है, मतलब वो मुर्गा का जो पिंजरा है वहां पर घुस गया और निकाल नहीं पाया। और जब सुबह जो मालिक जब वहां पर गया, मुर्गी का जो मालिक जाकर देखा कि ये एक फिशिंग कैट वहां पर अटक गया है, तो वो उनको मार देता था। और भी था कि जब मतलब पहले जो था कि हमारे घर के बाजू में हमारा एक तालाब है और हम कैजुअली वहां पर फिशिंग जो मतलब जो हमारा जो फिश कल्टीवेशन, तो मछली का जो चाष हम करते हैं, तो वहां पर नेचुरली हम करते थे। पर अभी हो रहा है कि फिशरमैन जो है वो कॉरपोरेटली बहुत सारे तालाब को वो अपने जमा पर रख देते हैं, मतलब वहां पर वो कॉरपोरेटली फिशिंग जो करते हैं वहां पर वो चार्ज कर रहा है। तो उसमें जो प्रॉब्लम है कि वहां पर तो वो अपना प्रॉफिट के लिए वो कल्टीवेशन करता है मछली का, तो अगर रात को फिशिंग कैट बाहर आकर उनके तालाब से, फिशरमैन का तालाब से अगर मछली खा रहा है, तो उनके दिमाग में उसके लिए एक बहुत मतलब मतलब एक क्रोध उनके दिमाग पर आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो मछली पर जहर देकर वहां पर रख देते हैं तालाब के बाजू में। और फिशिंग कैट जब रात को आते हैं तो वो जहर वाला जो मछली खाते हैं और उनमें से मर जाते हैं। पर ये जो मैंने जो बोला कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और ये तालाब से मछली पकड़ने से उनको जहर दे रहा है, ये दोनों अभी अभी आज की कंडीशन पर ये 80% हम लोग बंद कर रहे हैं। पर मेनली जो प्रॉब्लम है उनका वो हैबिटेट लॉस, वेटलैंड्स फिलिंग और रोड एक्सीडेंट, ये 3 अभी इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो आपने कई सारे थ्रेट्स बताए, जैसे हैबिटेट डिग्रेडेशन आपने बोला, या रोड एक्सपेंशन बोला, लैक ऑफ अवेयरनेस बोला, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बोला। तो यहाँ पे फिशिंग कैट की अहमियत समझना बहुत जरूरी है, यानी कि जब तक हम अहमियत नहीं समझेंगे उस स्पीशीज की, तब तक पॉसिबल नहीं होगा उसको बचाना। तो क्या अहमियत है फिशिंग कैट की उसकी हैबिटेट के लिए, और क्या अहमियत है उस जगह की जहाँ पे वो रहती है उस फिशिंग कैट के लिए? अहमियत तो है, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि हमारे जो वेटलैंड्स है, हम सभी जानते हैं, तुम हम सभी हम जानते हैं कि वेटलैंड्स जो है ये हमारे पर्यावरण के किडनी है। क्योंकि वेटलैंड्स जो है ये हमारे जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ये जो क्लाइमेट चेंज, इसकी मुख्य वजह है कि कार्बन एमिशन। तो वेटलैंड्स जो होते हैं ये नेचुरली हम बोलते हैं कि कार्बन सिंक। तो वेटलैंड्स को अभी हमारे बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारे अथॉरिटीज, बहुत सारे एनजीओ ये बोल रहे हैं कि वेटलैंड्स को बचाना। तो मैं ये बोलता हूं कि वेटलैंड्स अगर फिशिंग कैट रहेंगे
तो वेटलैंड्स रहेंगे। और वेटलैंड्स जो है वो हमारे जो गांव की, हमारे जो परंपरा है उनके लिए एक आधार है, क्योंकि एक वेटलैंड्स जो है हमारे यहाँ फिशिंग कैट का जो हैबिटेट है, ये रहते हैं मेनली वेटलैंड्स में जो खोड़ी ग्रास, मतलब आप देखेंगे इंटरनेट पर कि बीटेल लीफ, जो पान के जो पत्ते हैं, ये जहां पर कल्टीवेशन होते हैं पान के पत्ते, ये पान के पत्ते का एक नेचुरल एक यूनिक इंस्टिंक्ट है कि पान के पत्ते पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए पान के जो कल्टीवेशन होते हैं, पान के पूरे जो मतलब कल्टीवेशन का जो जगह है, ये सनलाइट से बचाने के लिए एक यूनिक सा जो ग्रेस होता है उनसे इसको कवर कर देते हैं। तो वो ग्रेस का नाम है खोड़ी ग्रेस, खोड़ी। तो ये जो खोड़ी ग्रेस है, ये एक बहुत मतलब ये खोड़ी ग्रेस बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड से बहुत मतलब बहुत लोगों से ये जुड़े हुए हैं लाइवलीहुड, क्योंकि लोग ये खोड़ी ग्रेस को कल्टीवेशन करते हैं और खोड़ी ग्रेस उगते ही है वेटलैंड्स के ऊपर। तो अगर वेटलैंड्स नहीं रहेंगे तो ये खोड़ी ग्रेस नहीं उगेगा। अगर खोड़ी ग्रेस नहीं उगेगा तो जो लोग पान की जो बीटेल लीफ की जो कल्टीवेशन करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बीटेल लीफ का जो कल्टीवेशन की जो जगह है वो नहीं कवर दे पाएंगे। और है जो वेटलैंड्स जो है, मतलब हमारे यहाँ गांव के बहुत सारे लोग इस वेटलैंड में अपना जो सब्जी, वो उनमें से सब्जी हम लोग बोलते हैं सब्जी, थोड़ा थोड़ा वो निकालते हैं, उनको वो बेचते हैं। आप देखेंगे कि मछली, मतलब मछली जो है ये हमारे जो गांव की जो लोग हैं उनके लिए वो मछली को पकड़ते हैं नेचुरल वेटलैंड से, और उनको वो बिकते मतलब सेल करते हैं हमारे मार्केट पर। तो उनमें से उनका एक अर्निंग होता है। और एक बड़ा सा चीज है कि ये फिशिंग कैट के जो हैबिटेट वेटलैंड, ये वो जो गांव की जो फिशरमैन है या गांव में जो लोग मतलब एकदम गरीब लोग है, उनका जो प्रोटीन का भी जो चाहिदा है, मतलब प्रोटीन उनका जो शरीर में जो प्रोटीन प्रोटीन लगते हैं, वो भी ये फिशिंग करने से जो मतलब कैटफिश जो है वो इसको खाते हैं, इसीलिए वो एक उनका प्रोटीन का सप्लीमेंट भी है। तो अगर वेटलैंड्स नहीं रहेगा तो पहले तो वो खोड़ी ग्रास नहीं उगेगा, खोड़ी ग्रास भी नहीं उगेगा तो बीटेल लीफ नहीं रहेगा, और गांव के जो लोग जो मतलब गरीब लोग जो सब्जी लेते हैं, जो मछली लेते हैं, वो भी नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए फिशिंग कैट नहीं रहेगा तो पूरा ये जो इकोसिस्टम है, जो लाइवलीहुड है, इसमें भी बहुत सारा बैड इफेक्ट आएगा। और वेटलैंड्स तो हम सभी जानते हैं कि वेटलैंड्स जो है हमारे कार्बन सिंक है, और वेटलैंड्स हमारा ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। तो अगर वेटलैंड्स नहीं रहेगा तो वो तो डायरेक्टली हमारे ऊपर उनका एक बैड इफेक्ट आएगा। जी, तो बहुत इम्पोर्टेंस आपने बता दी फिशिंग कैट की कि कैसे ये हम्म इकोसिस्टम को बैलेंस करती है, या हम्म कैसे लोग भी डिपेंडेंट है एक फिशिंग कैट की एग्जिस्टेंस से। तो आप तो एग्जैक्टली। आप मतलब बचपन से ही एसोसिएटेड है फिशिंग कैट से, या और आपने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन भी खोली है फिशिंग कैट को, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो आप और आपकी टीम क्या काम कर रही है अभी फिशिंग कैट को बचाने के लिए? मेरा जो टीम है, मतलब हम तो पहले अकेले ही काम करते थे, हम्म। पर उसके बाद हमारे जो सीनियर हैं हमारे, हमको बहुत सारे गाइडेंस देते हैं, वो डॉक्टर ओइशिमा शेन नाग, वो मुझको मतलब बहुत सारे गाइडेंस देते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम मतलब हम तो रेस्क्यू करते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को अकेले उनको मतलब हैंडल करते थे। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट करा था आज से करीब 10 साल पहले, तो मैं अकेला ही काम करता था। हमारे लोकल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उनके साथ हम गांव गांव में जाकर लीफलेट देते थे, हम वहां पर अवेयरनेस ड्राइव चलाते थे। पर मैंने देखा कि जब गांव में जब मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ कि स्कूल पर जाता हूँ, तो वहां पर जो लोग जो है उनमें से मतलब अगर मैं कोई स्कूल पर काम प्रोग्राम करने जाता हूं तो 200 स्टूडेंट रहते हैं, तो उनमें से 5-6 स्टूडेंट वो भी कंजर्वेशन में आना चाहते हैं। और
मैं गांव गांव में जब काम करने जाता था तो वहां पर भी कुछ लोग, गांव में करीब 2-3 लोग, वो भी मेरे साथ वो काम करता था। तो उस जब ये काम और भी आगे गया तो मेरे जो टीम था वहां पर बहुत सारे लोग पूरा जुड़ गया। तो हमने देखा और ओइशिमा दी ने मुझे बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना पड़ेगा जो इसके ऊपर साइंटिफिक काम करेगा। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन किया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट सेवियर ट्रस्ट। तो हमारा जो टीम है ये करीब आज से 10 साल पहले से ही हम लोग जो करते हैं कि गांव में जहां पर भी ये र्यूमर स्प्रेड होते हैं कि फिशिंग कैट को देखकर कि लेपर्ड आ गया, कि लेपर्ड बाहर आ गया, तो हम लोग उस गांव में जाते थे। हम लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेल्प लेते थे और जाकर हम लोग वहां पर माइकिंग करते थे। हम स्कूल पर बोर्ड्स पर फिशिंग कैट का पिक्चर दिखाते थे। हम फिशिंग कैट के साथ हमारा कैसे लाइवलीहुड, कैसे गांव का लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी हम उनको दिखाते थे। तो ऐसे ऐसे आगे गया हमारा टीम और हम मतलब हमारा कुछ सक्सेसफुल रेस्क्यू एंड रियूनाइटेड मिशन भी हुआ था। करीब अगर आप देखेंगे कि हम आज से करीब 2-3 साल पहले हमारे 2 फिशिंग किटेन हमको मिला था। तो हमारे लोकल जो गांव के लोग बोला कि उनको जू पर भेज दो। पर हमारे टीम, हमारे वेस्ट का जो टीम है, हमने देखा कि अगर इसको हम माँ से ये बिछड़ जाएगा तो ये नहीं भी सरवाइव कर पाएगा। तो इसीलिए हम जनवरी के जो टाइम जब बहुत ठंड होते हैं इधर, तो उस ठंड की समय पर करीब हमने 7-8 घंटे हम पूरा वेट किया एक जंगल पर। और उसके बाद हम वो 2 बच्चे को ही हम फिशिंग कैट, उनका जो माँ था उनके साथ, उस फिशिंग किटेन को उनके साथ रियूनाइटेड कर दिया था। और हमारे साल भर में करीब हमको 15-20 रेस्क्यू मिशन में भी जाना पड़ता है। कई मतलब सुबह की समय, किसी रात की समय किसी के घर में घुस गया फिशिंग कैट, कि कहीं पर वो ट्रैप पर फंस गया। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन को हमको हैंडल करना पड़ता है। और हैंडल मतलब हम सिर्फ रेस्क्यू करके नहीं लेकर आते हैं, उनको हम पूरा मतलब रेस्क्यू करके हम उनको फिर से उस गांव के ही जो लोग हैं उनके हाथों से ही हम उनको उसी के गांव में ही छोड़ देते हैं। और अवेयरनेस ड्राइव हम तो करीब पूरे साल में करीब 20-30 20-30 स्कूल में हम अवेयरनेस ड्राइव चलाते हैं। हम बच्चे को भी और उनके जो राज्य पशु है उनके बारे में हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। और अभी मैंने बोला था ना कि जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन था, जो फिशरमैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, जो लाइव स्टॉक उठाने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट था, आज की समय पर हम लोग ये मैक्सिमम ये कॉन्फ्लिक्ट हम मतलब हम इसको स्टॉप कर दिया है। पर अभी जो थ्रेट्स है उस थ्रेट के लिए हमको और भी लार्ज स्केल पर हमको काम करना पड़ेगा। आपका साउंड नहीं आ हाँ रहा। हाँ, अब ठीक है, आ रहा है अब हाँ साउंड? हाँ हाँ, हाँ, श्योर श्योर। तो बहुत आई मीन इट्स रियली वंडरफुल टू नो कि आप कैसे फिशिंग कैट के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस के थ्रू। आप खासकर बच्चों को इसमें इंडल्ज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको, या रेस्क्यू के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये एक आइडिया नहीं हो सकता एक स्पीशीज को कंजर्व करने का जब तक लोगों कम्युनिटीज इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है एक स्पीशीज के एग्जैक्टली। ऊपर। तो चूंकि कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट है तो कई सारी मिथ्स भी होगी इस स्पीशीज को लेके, जैसे आपने बोला कि कुछ इसको लेपर्ड बोलते हैं। तो क्या ये फिशिंग कैट किसी तरीके से इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है? एकदम नहीं। फिशिंग कैट किसी को मतलब किसी इंसान को कभी भी मतलब अटैक नहीं करते, क्योंकि वो बहुत लाजुक सा होते हैं। वो बहुत मतलब मतलब ह्यूमन टेरिटोरी से वो बहुत डरता है। तो इसीलिए वो सुबह मतलब दिन के जो लाइट है, मतलब हमारे डे लाइट में फिशिंग कैट ज्यादा बाहर भी नहीं निकलते, निकलते हैं इधर उधर घूमते हैं, पर वो दिन में ज्यादा दिखते नहीं है। पर वो रात को ही निकलते हैं। और फिशिंग कैट आज तक किसी को भी अटैक नहीं किया। मतलब अगर आप देखेंगे कि
हमारे जो घर के बाजू में जो कुत्ते रहते हैं, जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं, अगर उनका बच्चा होता है, जब उनका बेबीज होता है, तो तब अगर हम वहां पर जाते हैं तो मदर डॉग जो होते हैं वो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। तो इसीलिए जब फिशिंग कैट का जब बच्चा होता है, जब उनके साथ बेबी रहते हैं, तो वो तब एग्रेसिव थोड़ा जरूर रहता है, पर वो किसी भी मतलब हमारे ह्यूमन टेरिटोरी में वो ज्यादा नहीं आते, और हमसे वो बहुत डरता है। तो हमको अटैक तो दूर, वो अगर हमको एक बार देख लेगा तो वो निकल जाएगा, वो लौटकर जंगल में फिर से निकल जाएगा। तो किसी भी ह्यूमन इन फिशिंग कैट की वजह से उनको डरना नहीं पड़ेगा। तो बहुत शाई बिहेवियर रहता है बहुत सही है वो, लेपर्ड बहुत कैट, सॉरी नाजुक सा। हाँ फिशिंग हाँ। कैट का, और बिल्कुल इससे इंसान को नहीं डरना चाहिए। हम्म। और एंड में आपसे हम लास्ट में, क्योंकि बातें तो बहुत हो सकती है इस पे, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कभी बातें खत्म नहीं होंगी, एग्जैक्टली। लेकिन एंड में हम आपसे ये सवाल ऐसा हुआ कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन हर एक को जो आपको सुनेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि फिशिंग कैट को बचाने के लिए? मैसेज तो मैं यही दूंगा कि हमारे जो मतलब हम लोग बहुत सारे, आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी एक लेजर नॉन स्पीसीज को लेकर काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर मतलब अभी बंगाल में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्सा टाइगर रिजर्व है, तो वहां पर टाइगर रिलोकेशन रीइंट्रोडक्शन करने का कुछ बात चल रहा है। पर अगर हम देखेंगे कि लोग टाइगर, एलिफेंट, लायन, इतने सारे जो बिग बिग एनिमल्स है, इनके लिए वो फैसिनेटेड होते हैं। मतलब बहुत सारे एनजीओ, मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, डेफिनेटली चाहिए टाइगर, एलिफेंट, लायन, सभी स्पीसीज को बचाना बहुत जरूरी है। पर अगर आप देखेंगे कि हमारे टाइगर के साथ भी हमारे पूरे देश में बहुत सारे लेजर नॉन कैट्स रहते हैं, लेजर नॉन स्पीसीज रहते हैं, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे लेजर नॉन कैट्स रहते हैं। और फिशिंग कैट का एक यूनिक टैग भी है, क्योंकि ये फिशिंग कैट का स्टेट एनिमल है। तो इसीलिए अभी भी वेस्ट बंगाल या फिर और भी जगह पर ये फिशिंग कैट और वहाँ का जो लेजर नॉन स्पीसीज है, इसके बारे में वहाँ की लोगों में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए ये काम सिर्फ अकेला ये चित्रक का, अकेला काशिफ का, अकेला वन वाइल्ड कलेक्टिव और कोई भी जो काम कर रहा है, ये अकेला हमारा काम नहीं है। इसमें सारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जो जिस जिस स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, तो उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे जो राज्य में जो लेजर नॉन जो स्पीसीज मिलते हैं, इनको भी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जो लाइवलीहुड, ये हमारे लोकल जो बायोडाइवर्सिटी है, इनमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसीलिए इनको बचाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स जो है, क्योंकि यंगस्टर्स जो है वो वही हमारे देश का भविष्य है, तो इसीलिए उनको भी और भी आगे आना चाहिए, क्योंकि आप हम तो हमारा काम कर रहे हैं, अगर हमारे साथ एक पूरा यूथ टीम जब आएगा तो हमारे ये काम और भी स्मूथली हम कर पाएंगे। आएंगे। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि और भी सारे जो हमारे जो आसपास के जो कॉलेज है, जो स्कूल है, वहाँ का जो यंगस्टर्स है, तो उनको भी आगे बहुत लेकर आगे आना चाहिए ये कंजर्वेशन के फील्ड पर। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पीशीज सेंट्रिक कंजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक स्पीशीज की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपना वैल्यू होता है, और उस इम्पोर्टेंस और वैल्यू को ध्यान में रख के उसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए, हर एक स्पीशीज को बचाना चाहिए। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तब से आपने ऑर्गेनाइजेशन भी खोली है अपनी, बल्कि मेरी बेस्ट विशेज है आपको कि आप अपने काम थैंक में यू सो सफल हो मच जाए, आपसे ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छी पहुंच जाए फिशिंग कैट के लिए, वहाँ वेस्ट बंगाल की वाइल्ड लाइफ के लिए। और डेफिनेटली। शुक्रिया आपका, आपने ये लाइव सेशन हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सो थैंक मच यू वेरी काशिफ, मच। थैंक यू वन वाइल्ड इंडिया कलेक्टिव एंड। और थैंक हाँ, यू, बहुत अच्छा तुमको भी। सेशन था, हाँ, रियली हमने थैंक यू एंजॉय किया अशिमा जी। बहुत। हाँ हाँ, यस। थैंक यू अशिमा जी। और काशिफ, तुमको भी बेस्ट विशेस, तुम भी थैंक बहुत यू। सा अच्छा सा काम करो और कभी हमारे बंगाल पर आओ।
जरूर। आप फिशिंग कैट देखने के लिए तो अब मैं बहुत वो डेफिनेटली, एक्साइटेड हो गया हूँ कि मैं आपके सामने एक फिशिंग कैट देखूं, और पहली बार जब डेफिनेटली, देखूंगा आपके साथ ही देखूंगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट थैंक वेलकम। यू। Okay, bye ओके। everyone. ओके बाय Bye. बाय, बाय। थैंक यू। ओके, ओके।